तो ठीक है, आज का ध्यान से सुनो। सबसे पहले टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल और उससे जुड़ा हुआ मगध साम्राज्य। दरअसल 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में जो हमारा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। तो यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली मगध है उस पर शासन चलाने के लिए कई राजाओं में, कई वंशों में युद्ध होंगे कि एक के बाद दूसरा शासक आता है, दूसरे के बाद तीसरा शासक आता है। इस तरीके से मगध को जीतने के लिए, मगध में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कई शासकों में युद्ध होंगे। क्लियर है? तो महाजनपद काल, सबसे पहले सवाल उठता है कि महाजनपद क्या होता है। तो महाजनपद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या था कि ऋग्वेद में जनपद नाम का कोई शब्द आया ही नहीं था। ऋग्वेद में एक शब्द था जन। जन का मतलब होता है कबीले। मैंने बताया कि यहां पर क्या होता था, यहां पर छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और हर कबीले का अपना क्या होता था, मुखिया होता था जिसे राजा कहा जाता था। तो कई कबीलों को मिलाकर बना जनपद। जन मतलब कबीला, कई कबीलों को मिलाए तो बनाया गया जनपद। समझे? जनपद में क्या हुआ कि कुछ जनपद ऐसे थे जो शक्तिशाली बन गए और शक्तिशाली होने के कारण उन्हें महाजनपद कहा गया। तो पूरे 16 महाजनपदों की बात की गई है। इसके अलावा बता दूं जरा आपको कि मगध जो था वो यहां पर शक्तिशाली महाजनपद के रूप में तो था, यहां पर यह प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली था। प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली होने का मतलब यह पहाड़ी इलाकों पर था। पहाड़ी इलाके पर होने की वजह से यहां पर क्या होता था, आक्रमण करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यही नहीं, मगध लोहे का क्षेत्र था, लौह युक्त क्षेत्र था। तो यहां पर हथियार बनाना, औजार बनाना, ये सारी चीजें भी बहुत आसान और बहुत ही सुविधाजनक थी। तो यहां पर इसलिए अब मगध के लिए, मतलब यहां पर मगध पर शासन करने के लिए यहां पर अन्य राजाओं में युद्ध होंगे। मगध, मैंने आपको बताया था कि मगध कहां था, दक्षिणी बिहार वाला इलाका। आप याद करो, मैंने आपको मैप दिखाया था। बोलो। हाँ सर। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले पहला पॉइंट हमको क्या करना है, ये लेक्चर पूरा 2 लेक्चर रहेगा। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कल आ जाएगा। समझे? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा कि 16 महाजनपदों के दर्शन करवाता हूं और इसके बाद आपको मैप दिखाता हूं कि कौन सा महाजनपद कौन क्या है और उसकी राजधानी क्या है। याद रख लेना, पेपर में महाजनपद और महाजनपद की राजधानी, यहां से सवाल बनने कंफर्म रहते हैं कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो जरा फटाफट एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो हाँ सर। चलो देखो, फटाफट देखो, बड़ा ही आसान रहेगा। आप विश्वास मानो कि लगभग जब मैंने इसे याद किया था आज से 2 या 3 साल पहले, तो बड़े ही आसानी से देखो। आप क्या बताता हूं, ये पूरा जितना 16 महाजनपद है ना, इसको आप लाइन से पढ़ डालोगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जैसे ही आप पढ़े, आपको यहां पर राजधानियां याद करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े आसानी से सब राजधानी आपको याद हो जाएगी। बस आपको 4 से 5 बार इसको लगातार पढ़ लेना है, आसानी से याद हो जाएंगी। बिल्कुल भी यहां पर सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहला महाजनपद यहां पर है अंग की राजधानी थी चंपा। जो उसका प्राचीन नाम क्या था, मुंगेर, मालिनी। समझे? प्राचीन नाम, आज भी उसे मुंगेर कहा जाता है। समझे? तो अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजगृह, गिरिव्रज, यहां पर गिरिव्रज, इसका मगध की राजधानी, नॉर्मली पेपर में जब तुमसे पूछा जाएगा तो राजगृह ही पूछी जाती है, याद रख लेना। तो मगध की राजगृह, अंग की चंपा। मल्ल कहां पर बता दो, कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। 2 मल्ल थे, एक कुशीनारा के मल्ल, एक पावापुरी के मल्ल। समझे? तो यहां पर कुशीनारा इसकी राजधानी थी, बाद में इनको पावापुर क्या किया गया, पावापुरी, इनको वो किया गया था, इन्होंने अपनी राजधानी बदली थी। तो पहले कुशीनारा, बाद में पावापुरी। तो यहां पर देवरिया गोरखपुर जिले में ये दोनों है। ठीक है? मल्ल के यहां पर कुशीनारा के मल्ल भी थे और पावापुरी के भी मल्ल थे। आगे काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती, जो आज के समय पर अयोध्या कहा जाता है। समझे? फैजाबाद में। समझे? अयोध्या राम मंदिर, पता है ना? बोलो। हाँ, अब पांचाल की 2 राजधानियां थी, ध्यान से याद रख लेना। उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य थी। बड़े आसानी से याद होगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको, बड़े आसानी से याद होगा, डोंट वरी। इसके बाद मैंने आपको कुरु के बारे में बताया था कि कुरु के बारे में क्या था, जो भरत कुल था। आर्यों के 2 शक्तिशाली कुल थे, एक भरत कुल और दूसरा पुरु। तो जब भरत और पुरु आपस में मिले तो बनाए कुरु।
समझे? तो वो हम लोग ने ऋग्वैदिक काल में देखा था, कुरु नामक साम्राज्य का उल्लेख था वहां पर। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, पता है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यहां पर तो वज्जी के, तो यहां पर वज्जी के विदेह और मिथिला, याद रख लेना, विदेह और मिथिला यह दो क्या थे, यहां पर वज्जी की राजधानी थी। इसके अलावा मत्स्य का, मत्स्य यहां पर मत्स्य मैंने बताया जहां से द्रौपदी आई थी, तो यहां पर मत्स्य साम्राज्य जो था उसकी राजधानी थी विराटनगर। जयपुर, जयपुर को कौन से नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, राजस्थान का जो जयपुर है उसे पिंक सिटी के नाम से जाना था, मालूम है कि नहीं, गुलाबी शहर। हाँ सर मालूम है। हाँ, इसके बाद वत्स, वत्स के कौशाम्बी, इलाहाबाद में बादा नामक जिला है उसमें है कौशाम्बी, तो यहाँ पर वत्स के कौशाम्बी है। सूरसेन का मथुरा, चेदी का सोथवती, समझे। इसके अलावा अस्मक की राजधानी थी पोतन, ये सब अस्मक हो गया, चेदी हो गया, इसके अलावा मगध हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं जो आमतौर पे पूछी ही जाती हैं। तो अस्मक का पोतन है। इसके अलावा अवंती, अवंती की भी दो राजधानियां, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। आपको मालूम है ना माहिष्मती, बाहुबली में। हाँ भैया। हाँ, तो उसमें उत्तरी अवंती की उज्जैन है जबकि दक्षिणी अवंती की माहिष्मती, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अभी बताऊंगा कि सब कहां कहां है। गांधार की, गांधार नरेश शकुनी, याद आया। हाँ भैया। हाँ, तो यहाँ पर गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और कंबोज की, याद रख लेना, कंबोज पूछा जा चुका है, तो कंबोज की है अहाटक। हाटक बोलो या अहाटक, कहीं कहीं हाटक बोलते हैं, कहीं कहीं अहाटक बोलते हैं। तो राजपुर कश्मीर में यह हाटक, आज के टाइम पे, उस टाइम पे ये मतलब हाटक कहा जाता था, आज के टाइम पे इसका नाम राजपुर है और ये कश्मीर में स्थित है। तो कंबोज की हाटक, गांधार की तक्षशिला, अवंती की, उत्तरी अवंती की उज्जैन, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। इसके अलावा अस्मक की पोतन, चेदी की सोथवती, सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर, इसके अलावा वज्जी का विदेह, और इसके बाद कुरु का इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रदेश आज के टाइम पे जाओगे तो मेरठ में है, देख लेना। इसके अलावा पांचाल का, उत्तरी पांचाल का हिछत्र और दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य। इसके अलावा कौशल का श्रावस्ती, आज के टाइम अयोध्या कहा जाता है, फैजाबाद में है। काशी का वाराणसी, मल्ल का कुशीनारा, इसके अलावा कुशीनारा याद रख लेना। मगध का गिरिव्रज यानी राजगिरी, और अंग का चंपा, याद रख लेना। यहां से सवाल बनते हैं, एक आध सवाल पक्का आ जाएंगे। तो अपनी राजधानी तुमको बड़े ही आसानी से याद हो जाएगी। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, हाँ या ना, बोलो। चलो अब फटाफट जरा देख लेते हैं कि मतलब वो मैप देखेंगे तो शायद आपको और बेटर लेवल पे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या क्या। देखो यहां पर आ जाओ, देखो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां, ये देखो हमारा भारत है। अगर सबसे पहले बात करें अंग की, तो देखो मैंने अंग, देखो यहां पर अंग, अंग की चंपा तुमको दिख रही है या नहीं, पहले फटाक से जवाब दो। आपसे बता दूं पेपर में कितनी बार, पेपर में कम से कम तुमको बता दूं कि 70% बार लगभग तुमको ऐसे मैं इतने क्वेश्चन दिखाऊंगा कि तुमको ना यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट नंबर 1 दिया रहेगा, यहां पर पॉइंट नंबर 2 दिया रहेगा, यहां कहीं पॉइंट नंबर 3 दिया रहेगा और यहां कहीं पॉइंट नंबर 4 दिया रहेगा। फिर नीचे बोलेगा कि पॉइंट 1 जो है वो मथुरा है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है, ऐसे समझ रहे मेरी बात। इस तरीके का सवाल बहुत फंस चुका है, तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर थी, समझे मेरी बात। अरे बोलो। ठीक है। हाँ, तो याद रख लेना, लापरवाही ना होने पाए, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं तो आप लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो अंग की चंपा, तुमको दिख पा रही है अंग की चंपा यहां पर। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट, अंग के बाद है मगध। तो मगध की मैंने बताया था राजगृह, क्या तुमको मगध की राजगृह दिख पा रही है, बोलो। हाँ भैया। मगध की राजगृह। अब मगध के बाद तीसरा मैंने बताया था मल्ल, मल्ल का मैंने क्या बताया था, कुशीनारा, पावापुरी। तो आ जाओ जरा यहां पर देखो मल्ल, समझे, ये है हमारा मल्ल गणराज्य, समझे, यहां पर है मल्ल। मल्ल के बाद क्या है, काशी। तो मैंने काशी देखो बताया कि काशी यहां पर है, देखो काशी की वाराणसी, समझे, तो यहां है काशी, तुम देख पा रहे हो, बोलो। हाँ भैया। हाँ, काशी के बाद फिर कौशल, ध्यान से देखो कौशल, मल्ल के बगल में है कौशल, बोलो। क्या तुम देख पा रहे हो मल्ल के बगल में है कौशल। हाँ भैया
हाँ, तो ऐसे ही याद रखना। अब ऐसे ऐसे करके याद कर लो, चंपा, अंग, फिर यहाँ पर देखो शाक्य, विदेह, विदेह लिक्ष्वी, फिर यहाँ पर काशी, अयोध्या, श्रावस्ती, ये सब अपना अपना याद कर लो बना के, चाहे जैसे भी, समझे। इसके अलावा काशी के बाद कौशल मैंने बता दिया, कौशल के बाद क्या था, पांचाल। तो पांचाल का देख रहे हो, पांचाल, बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो ये है हमारा पांचाल। पांचाल के बाद मैंने बताया कुरु। तो कुरु के बारे में तो पता है कि भरत और पुरु मिलाकर बनाए थे कुरु। क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पर कुरु, बोलो। हाँ सर। कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। देख लो यहाँ पर कुरु की राजधानी यहाँ पर है इंद्रप्रस्थ, समझे। तो कुरु की राजधानी यहाँ पर इंद्रप्रस्थ। आगे देखोगे तो कुरु से ही बना था कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर देखो कुरु था, यहाँ पर बन गया कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ेंगे तो वज्जी। तो वज्जी के कौन थे, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि वज्जी की राजधानी थी विदेह यानी मिथिला, समझे। तो यहाँ पर आप देखो जरा, एक सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर है विदेह, देखो यहाँ पर है विदेह, वज्जी की राजधानी यहाँ पर है विदेह, ठीक है, बोलो। हेलो। हाँ भैया। हाँ, इसके बाद क्या बोला है, मत्स्य। तो मत्स्य का पता है कि मत्स्य से कौन आया था, यहाँ पर देखो ये पूरा मत्स्य साम्राज्य था, जो हमारी मतलब वहां से कौन आई थी, द्रौपदी जी आई थी, पांचाली, समझे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मत्स्य, ठीक है। तो पांचाली जो है यहाँ पर देखो है पांचाल। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को कौन, धृतराष्ट्र थे। पांचाल मैंने बताया था, पांचाल नरेश कौन थे, युधिष्ठिर, पता है ना। तो यहाँ पर हस्तिनापुर देखो, हस्तिनापुर के बगल में था पांचाल। इसके अलावा मैंने बताया मत्स्य के बारे में आपको बता दिया। वत्स के बारे में देखो, वत्स के बारे में अपना क्या है, यहाँ पर देखो वत्स है, समझे। वत्स के मैंने बताया था कि वत्स का कौशाम्बी था। यहाँ पर देखो वत्स है, बगल में देखो कौशाम्बी है उनकी राजधानी, है या नहीं है, बोलो जल्दी से। हाँ भैया है। हाँ, आप लोग को मैप क्लियर दिख रहा है ना, बताओ। हाँ, अब देखो इसके बाद मैंने बताया था आपको सूरसेन। सूरसेन का क्या था, मथुरा था। तो यहाँ पर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में मथुरा, देखो यहाँ पर सूरसेन है, और सूरसेन का देखो यहाँ पर मथुरा उनकी राजधानी है या नहीं है, बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ, इसके अलावा फिर मैंने बताया था चेदी। फिर मैंने चेदी का बताया था सोत्थवती। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चेदी है और चेदी की राजधानी थी सोत्थवती। तो यहाँ पर है चेदी हमारी, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने बताया था अस्मक। अस्मक का मैंने क्या बताया था, अस्मक का मैंने पोतन बताया था। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर देखो आप, अस्मक दिख रहा है आपको, समझे। अस्मक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, समझे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलो। तो अस्मक के बारे में एक चीज और याद कर लेना कि अस्मक जो था वो सबसे दक्षिणी, देखो सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था अस्मक, याद रख लेना जरा, सवाल बनते हैं। दिख रहा है ना, सबसे लास्ट में है, दक्षिण में, बोलो। हाँ भैया। और इसके अलावा अब अवंती। तो अवंती की मैंने दो राजधानियां बताई थी कि एक उत्तरी अवंती जो थी उसकी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती थी उसकी क्या थी, बोलो, माहिष्मती, हाँ या ना। हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो देखो जरा यहाँ पर, एक सेकंड जरा, अवंती, तो जरा 2 मिनट मुझे सर्च करने दो इसमें। अवंती देखो यहाँ पर है, अवंती, हाँ या ना। देखो अवंती की उज्जैन दिख रहा है, अवंती की उज्जैन, बोलो, बोलो जल्दी। अवंती की यहाँ पर उज्जैन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा गांधार का, तो गांधार नरेश तखनी तो सब जानते हैं, यहाँ पर गांधार का था तक्षशिला। तो देखो गांधार का तक्षशिला था, हाँ या ना, तुम्हें दिख रहा है, भारत के बाहर। हाँ भैया। हाँ, इसके अलावा कंबोज। तो कंबोज का राजपुर हाटक मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखते जरा, कंबोज इस समय कहाँ पर है, राजपुर मथुरा, यहाँ पर कश्मीर में है, तो यहाँ पर रहेगा वो कहीं, समझे। कंबोज का हाटक, एक सेकंड, यहाँ पर देखो कंबोज दिख रहा है तुम्हें, कंबोज, हाँ सर। बोलो। हेलो, हेलो, दिख रहा है सावर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मतलब मैंने जितने भी आप लोग को लगभग जितनी भी राजधानियां थी, हेलो, ठीक, तो जितनी भी राजधानियां थी लगभग जितने भी महाजनपद थे, उन सब महाजनपद को आपको मैप में दिखा दिया। आपका ये काम है कि आप बेहतरीन ढंग से कम इसको स्टडी करें। कुछ मुख्य जनपद जो है, जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर अंग था, इसके अलावा मगध हो गया, इनकी राजधानियों से जुड़े क्वेश्चन या फिर ऐसे मैप वाले क्वेश्चन आते ही हैं कि कौन सा कहाँ पर है। इसके अलावा मत्स्य से देख लो, यहाँ पर मत्स्य के बगल में कुछ इंपॉर्टेंट याद रखो, देखो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। देखो कैसे,
सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, ऐसे देखो आप गोला बना के याद करो। देखो सबसे पहले यहां से चलो इंद्रप्रस्थ से, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, वत्स के बाद फिर चले आओ यहां पर मगध, मगध के बाद ऊपर चले आओ अंग, अंग के बाद फिर श्रावस्ती, ऐसे गोल गोल ऐसे घूम घूम के याद कर लेने का सब। समझे मेरी बात? बोलो। हाँ भैया। हाँ तो भैया। जैसे तैसे, और इतना याद रख लेना, इतना तो याद ही रख लेना कि अगर आप घुमा फिरा के देखोगे तो ज्यादा तक तो सब मध्य भारत में ही भरे पड़े हैं। देख रहे हो आप, ये पूरा मध्य भारत और उत्तरी भारत में ही पूरे भरे पड़े हैं, तो आप घुमा फिरा के इतने में ही रहना। समझे मेरी बात? तो 16 महाजनपद देख लिया आप, बोलो। हाँ भैया। हाँ, अब चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जरा मैप को स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से वंश आए, किसने किसको मारा, कैसे क्या किए, कैसे राज किए, जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उसका लगातार विस्तार कैसे हुआ। तो याद रखना सबसे पहला काम यह है कि मगध में कौन आया सबसे पहले। तो मगध में सबसे पहले आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश आया शिशुनाग वंश। समझे? शिशुनाग मैंने बताया था कल, एक काला शोक, काकवर्ण, जिसे कौवे की उपाधि दी गई थी। हाँ या ना? काला कलूटा था एकदम, बोलो। हाँ भैया। बताया था ना? तो काला शोक यहाँ पर शिशुनाग वंश का ही शासक था। इसके अलावा फिर आता है नंद वंश। नंद वंश के यहाँ पर जो संस्थापक थे कौन थे? महापदम नंद थे। और अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसको क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मार के बोटी बोटी काट के फेंक देते हैं। यही पर देखो यहाँ पर धनानंद था और सिकंदर का समकालीन था। इन्हीं के समय पर क्या हुआ था? धनानंद के समय पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और मैंने बताया था कि उनके टाइम पीरियड पर एक कौन था? सैंड्रोकोट्स। सैंड्रोकोट्स को बाद में पता चलता है कि सैंड्रोकोट्स ही कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। हाँ या ना? हाँ भैया बताया था। मैंने डिटेल में सब कुछ बताया था। तो अभी इनके बारे में फटाफट एक बार मैप देख लेते हैं तो आपको थोड़ा कुछ तो क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले याद करो कि मगध में सबसे पहला साम्राज्य किसका? तो हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। चलो पहले पॉइंट पर आते हैं, हर्यक वंश। हर्यक वंश में यहां पर ध्यान देखना कि यहां पर बौद्ध धर्म के समर्थक थे। हर्यक वंश किसका समर्थक था? बौद्ध धर्म का समर्थक था। इसके अलावा नंद वंश जैन धर्म का समर्थक था। याद रख लेना। अगर हर्यक वंश की बात किया जाए, अब यहां पर बौद्ध धर्म के समर्थक थे, तो आप देखोगे यहां पर मैंने ये भी बताया था कि बिंबसार जो थे वो यहां पर जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे तो उसमें देखो बिंबसार जो थे वो क्या थे? एक बहुत ही ज्यादा मतलब बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। हाँ या ना? और बिंबसार के बाद उनका जो पुत्र आता है, बिंबसार का मतलब बिंबसार को मार के उनका पुत्र अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठता है। वह भी क्या था? वो भी बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था। समझे? तो यहाँ पर जो भी हर्यक वंश के राजा रहेंगे, आप देखोगे शुरू में तो ये बौद्ध धर्म के थे, लेकिन बाद में इनका एक पुत्र आता है उदयन कहा जाता है। वह क्या था? वह जैन धर्म का समर्थक था। याद रख लेना कि उदयन जैन धर्म को अपनाता है, जहां पर बौद्ध धर्म वालों की मतलब उनको बुरे तरीके से मैंने बताया था कि मारना काटना शुरू कर देते हैं वो लोग। समझे? लगभग सैकड़ों बुद्धों, यहाँ पर बुद्ध जो भिक्षु थे उनको क्या करते हैं? बौद्ध भिक्षुओं को ये लोग मतलब मार काट डालते हैं बहुत ज्यादा आक्रामक रूप से। ठीक है, जरा फटाफट अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मगध में सबसे पहला शासक, सबसे पहला साम्राज्य हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार। बिंबसार क्या करता है? राजगद्दी पर बैठता है। जब वो बैठता है तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखो उसको मारकर उसके बाद उसका पुत्र कौन? अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। समझे? उसने कुणिक की उपाधि ली थी, बिंबसार ने श्रोणिक की उपाधि ली थी, जबकि अजातशत्रु ने कुणिक की उपाधि ली थी। आगे अजातशत्रु की माता थी चेलना। समझे? चेलना उनकी माता थी। हेलो, ये पितृहंता मतलब पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठना। नहीं समझे? हाँ भैया समझा। हाँ, तो यहाँ पर देखोगे तो माता थी उनकी चेलना। इसके अलावा पत्नी थी वाजिरा, प्रसेनजित की पुत्री थी। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी बिंबिसार के। तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति देखो राजगीर की सतपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में। वहां पर वो कौन थे? महाकश्यप थे। पता है कि नहीं आपको? मैंने बताया था बौद्ध संगतियों के बारे में। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। हाँ या ना?
तो चार बौद्ध संगति में से जो पहली बौद्ध संगति थी तो वो अजात शत्रु के टाइम पीरियड पर ही हुई थी। वहां पर मैंने बताया था कि भाई वहां पर जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। इसके अलावा बुद्ध की शिक्षा भक्ति विभक्त हो गए थे, स्तुत पीटक और विनय पीटक इन्हीं के टाइम पीरियड पर बने थे। मैंने 3 पीटकों के बारे में बताया था कल के लेक्चर में। एक पहले बताया था स्तुत पीटक, फिर विनय पीटक और फिर अभिधम्म पीटक। तो यहाँ पर जो स्तुत पीटक और विनय पीटक थे वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर बने थे, जिसमें से स्तुत पीटक सबसे बृहत्तम था, बड़ा मतलब एक ग्रंथ था, और विनय पीटक सबसे छोटा था। हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीजें यहाँ पर इन्हीं के, ये 2 चीजें इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। पहली बौद्ध संगति इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। इसके अलावा 2 पीटकों का निर्माण इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 493 से लेकर, याद रख लेना, 6वीं सदी ईसा से इन्होंने अपना शासन शुरू किया था, मतलब 600 ईसा पूर्व से इन्होंने अपना शुरू किया था। उसके बाद 493 से लेकर 61, यहाँ पर 461 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन चलाया। किसने? उसके पुत्र अजात शत्रु ने। फिर क्या हुआ, अजात शत्रु को मारकर उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा। तो वो क्या किया, देखो 461 तक यहाँ पर इसने शासन चलाया था। अब 461 के बाद यहाँ पर इसने थोड़ा, इसमें मिस्टेक हुई है, 661 लिखा गया है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो 461 के बाद यहाँ पर फिर क्या, 445 ईसा पूर्व तक, ये देखो यहाँ पर मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लोगे या नहीं, बोलो जल्दी से। ठीक है। फिर 461 के बाद 445 तक ईसा पूर्व तक कौन शासन चलाता है? उदयन। अब उदयन क्या था, अब ये दोनों जो थे बिंबसार और अजात शत्रु, ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा क्या थे, लगाव रखते थे। तो इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मान्यता दी। लेकिन अब क्योंकि उदयन आया और उदयन जैन धर्म का समर्थक था, तो उसने बौद्धों का क्या किया, यहाँ पर बौद्धों के जो भी बौद्ध मठ रहा करते थे, स्तूपों को तोड़वाना शुरू कर दिया। यही नहीं, भिक्षुओं को मरवाना कटवाना शुरू कर दिया। इस तरीके से अपनी परंपरा को चालू कर दिया। और मैंने बताया कि इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी परिवर्तन कराई थी। कहां से? राजगृह से पाटलिपुत्र, पटना, जो कि गंगा और सोन नदी का संगम था, याद रख लेना। तो आप देखोगे कि जो हमारी मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी तुम्हें राजगृह दिखती है या नहीं? मैंने अभी अभी बताया, हाँ या ना? हाँ भाई बताया ना कि मगध की राजधानी, अभी अभी क्या बताया कि राजगृह। तो इसने ही अपनी राजधानी कहां पर परिवर्तित कराई थी? राजगृह से पटना यहाँ पर पाटलिपुत्र पटना में परिवर्तित कराई थी। बाद में वो जो अन्य राजा रहेंगे, यहाँ पर देखोगे आपकी, इसने भी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाई थी। फिर बाद में सब अपनी अपनी राजधानी, जिसका जैसा जैसा शासन आता है वैसे वैसे अपनी राजधानी परिवर्तित कराते रहते हैं। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा गया कि मगध की राजधानी, तो राजगृह याद रख लेना, याद रहेगा। बोलो। हाँ। अब देखो, उदयन के 3 पुत्र थे, उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक यहाँ पर अंतिम शासक था। सबसे पहले अनिरुद्ध, उसके बाद मुंडक ने शासन किया, और यहाँ पर नागदशक। नागदशक क्या था? उदयन का। उदयन के बाद नागदशक जो थे वो अंतिम शासक थे। अंतिम शासक को मारकर यहाँ पर अब कौन बैठेगा? अब यहाँ पर शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम था शिशुनाग, याद रख लेना। वह सबसे पहला संस्थापक होगा। किसका? यहाँ पर मैंने बताया कि हर्यक वंश के अंतिम शासक जो था नागदशक, वह क्या है, उसको मारकर एक अयोग्य अमात्य व्यक्ति ने अपदस्थ के करके क्या किया, अपदस्थ करके किसको? शिशुनाग वंश की नींव रखी। यहाँ पर ये शिशुनाग, आपको पता चलेगा कि भैया जो ये शिशुनाग थे ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। बाद में इसको मारकर उसने क्या किया, उसने शासन को यहाँ पर संभाला। क्लियर हो गया? बोलो। तो हर्यक वंश में सबसे पहले कौन, याद करो फटाफट। हर्यक वंश में पहला शासक बिंबसार, बिंबसार के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद उसी का पुत्र फिर उदयन, उदयन के 3 पुत्र कौन कौन? यहाँ पर अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके कौन? यहाँ पर शिशुनाग नामक शासक शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। बहुत जगह पर माना जाता है, कई जगहों पर माना जाता है कि जो शिशुनाग वंश था वो ब्राह्मण धर्मवादी था, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलता है, समझे? तो यहाँ पर अपना अपना कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। तो यहां पर शिशुनाग क्या था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था, क्योंकि शासक का नाम ही शिशुनाग था। नेक्स्ट पॉइंट, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक एक योग्य अमात्य व्यक्ति ने क्या किया, यहां पर
अपदस्थ करके यहाँ पर शिशुनाग वंश की नींव रखी। इनको क्या कर दिए, विद्रोह करवा दिए जनता से और इनको खत्म करवा दिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपनी राजधानी कहां बनवाई थी, इसने अपनी राजधानी वैशाली में करवाया था, याद रख लेना। यहां पर राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली। मैंने बताया था कि वैशाली जो था वो एक गणराज्य था, दो लोग थे, एक राजतंत्रात्मक प्रणाली, एक गणतंत्रात्मक प्रणाली। तो वैशाली के जो लिच्छवी हुआ करते थे वो गणराज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। मैंने बताया था ना लिच्छवी वैशाली के, बोलो। हाँ भैया बताया। हाँ, तो यहां पर शिशुनाग के बाद उसका पुत्र आता है कालाशोक, जिसे काक वर्ण भी कहा जाता था। काक वर्ण की उपाधि उसने धारण की थी, कौवे के समान एकदम काला सा था एकदम, ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तन वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र करवाया। और पहली बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड पर हुई थी, तो याद करो किसके टाइम पीरियड पर, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति यहां पर इसके कालाशोक, समझे, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, उसके टाइम पीरियड पर हुई थी। और यहां पर अध्यक्ष कौन था, साबा कामीर। यहां पर साबा कमी बोला जाता है, साबा कमीर बोला जाता है, जो भी आप कर लो, समझे। तो दूसरी बौद्ध संगति इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी, किसके अध्यक्षता में, तो सब कामी या फिर साबा कमीर, इनके अध्यक्षता में यहां पर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। आगे बढ़ेंगे तो बौद्ध संघ विभक्त, यहां पर बौद्ध संघ इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या हुआ, बौद्ध संघ दो भागों में विभक्त हो गया था, अस्थवीर और महासांघिक, समझे। उनके बारे में मैंने बताया था कि बौद्ध संघ दो भागों में बटा था, महायान और हीनयान, समझे। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर अंतिम शासक जो इसका था, इसका अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन, याद रख लेना। तीन शासक कौन कौन से, सबसे पहले शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद इसका अंतिम शासक आता है नंदीवर्धन। यहां पर नंदीवर्धन को मारकर कौन आएगा, तो नंदीवर्धन को मारकर यहां पर आएंगे महापदम नंद। अब नंद वंश का शासन क्या था, मगध में एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध वंश था नंद वंश, याद रख लेना। तो यहाँ पर जैन धर्म के समर्थक थे ये लोग। यहाँ पर देखेंगे तो नंद वंश में जो संस्थापक थे वो महापदम नंद थे, जिन्हें महानंदनी भी कहा जाता था, नंदीन भी कहा जाता था। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महापदम नंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा भार्गव में परशुराम का अवतार, समझे, परशुराम का अवतार इन्हें मतलब वो किया जाता है कि भार्गव में भागवत गीता जो है उसमें परशुराम इन्हीं को मतलब वो किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सर्व छत्रात्मक, यहाँ पर सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला इन्हें कहा जाता था। परशुराम को आपको पता है या नहीं, जो क्षत्रियों से बहुत ज्यादा वो थे, बोलो। हाँ, पता है कि नहीं तुम्हें कि भाई जब राम ने धनुष तोड़ा था तो परशुराम आ गए थे, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा ना। हाँ, इसके बाद मित्र, यहाँ पर कौन कौन, तो यहाँ पर व्याकरणचार्य पाणिनि। यहाँ पर पाणिनि मैंने बताया था कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ था, व्याकरण का एक महत्वपूर्ण और एक ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ, वो भी इन्हीं यहाँ पर पाणिनि के ही मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड पर लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे तो इनके देखो 8 पुत्र देखते हैं कौन कौन से थे जिन्होंने लगभग 100 वर्षों तक अपना शासन चलाया। तो सबसे पहले पांडुक, पांडुक के बाद पांडुगति, फिर भूतपाल, राष्ट्रपाल, फिर इसके बाद गोविशाणक, गोविशाणक के बाद यहाँ पर 10 सिद्धक, कैवर्त और अंतिम शासक जो सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पर किसका आक्रमण हो जाता है, तो सिकंदर का आक्रमण। नंदों का ही टाइम पीरियड था जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या होता है, धनानंद को मारकर, जो उनके अंतिम शासक धनानंद थे नंदवंश के, उनको मारकर जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, चाणक्य क्या करते हैं, चंद्रगुप्त द्वारा किसको मरवा देते हैं, धनानंद को मरवा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, बोलो बोलो, फिर क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर राजगद्दी पर बैठते हैं और यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि धनानंद अंतिम शासक था, सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, फिर हर्षवर्धन का टाइम पीरियड, संगम काल, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये 3 वंश आपको समझ में आए हैं अच्छे से, पहले ये फटाफट बताओ। पक्का? चलो सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपका रिवाइज करा रहा हूं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश में बिंबसार,
अजातशत्रु, उदयन, उदयन का अंतिम शासक नागदशक। इसके बाद शिशुनाग वंश का नागदशक को मतलब निपटाकर शिशुनाग आता है। शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन। यहां पर नंदीवर्धन थोड़ा याद कर लेना आमतौर पर नंदीवर्धन, क्योंकि अंतिम शासक बहुत पूछे जाते हैं कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पता होना चाहिए कि नंदीवर्धन था। इसके बाद फिर नंद वंश में महापदम नंद के यहाँ पर 8 उत्तराधिकारी आते हैं जो उनके पुत्र ही रहते हैं, जिन्होंने 100 वर्ष के आसपास तक लगभग शासन चलाया, जिसमें से आपको 7 नहीं याद करने हैं, 8वां थोड़ा देख लेना, क्योंकि धनानंद जो थे क्या थे भाई, यहाँ पर अंतिम शासक थे। तो क्लियर हुआ आपका, ये भी बताओ, फटाफट जवाब दो। हाँ भैया क्लियर। चलो अब आ जाते हैं अपने फिर से टॉपिक पर। चलो देखो, तो महाजनपद काल और महाजनपद काल में हम मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं महाजनपद के बारे में क्या कैसे क्या क्या चीजें थी। तो यहाँ पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मैंने बताया था कि 6वीं सदी में सारी चीजें शुरू हुई थी, समझे। तो 6वीं सदी में ही 2 धर्म, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म चल रहे थे, वो इसी टाइम पीरियड पर अपने असली उत्थान पर थे। तो 6वीं शताब्दी पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति हुई, मतलब धर्म में बहुत तरीके से बदलाव हुआ। कौन थे धार्मिक क्रांति करने वाले? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही थे, समझे। वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन हुआ। इसके अलावा क्योंकि लोहे का आगमन हो चुका था, यहाँ के लोग लोहे का प्रयोग करना अच्छी तरीके से जान चुके थे, इसलिए अब क्या हुआ कि यहाँ के लोग कृषि कार्य पर, मतलब कई तरीके से यहाँ पर कृषि कार्य भी करना शुरू कर दिए थे। और कृषि कार्य करने से लोगों का जीवन जो दौड़ता भागता था, जो यहाँ के लोग खाना बदोश थे, अब वो घूमना फिरना छोड़कर एक जगह पर स्थिर हुए, अस्थायित्व हुए। बस्तियां बनाकर, झुग्गियां, झोपड़ियां, घर बनाकर ये लोग क्या करने लगे, रहने लगे। तो यहाँ पर वही है कि जिसके कारण उनके अंदर क्या हुई, अस्थायित्व की भावना पनपने लगी और छोटे छोटे कबीले, राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतरण, किसमें, जन मतलब छोटे छोटे कबीले, उसका अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था जनपदों का। तो जनपदों का नाम का जन्म हो चुका था। तो मैंने बताया कि जन जो थे कई कबीलों को आपस में मिलाकर यहां पर जनपद बनते थे। हाँ या ना? 2 पॉइंट क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया था 2 पॉइंट, आपने कल मैंने आपको यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म में बताया था कि अगर मैं बोलूं कि अंग्योत्तर निकाय ग्रंथ किससे संबंधित है, तो वह एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म में संबंधित है। लेकिन अगर मैं बोलूं भगवती सूत्र, तो अब आप तुरंत भागवत गीता, और भागवत गीता से तुरंत वैष्णव धर्म अनुमान लगा लोगे। दौड़ा के मारूंगा एक जन को। भगवती सूत्र याद रख लेना कि जैन ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित है। यहां पर मैंने आपको जब ऐतिहासिक स्रोत पढ़ाया था तभी भी भगवती सूत्र उसने बताया था, प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। और कल का लेक्चर जब अपना हुआ किसका, जैन धर्म का, उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो याद रख लेना, अंग्योत्तर निकाय कौन, एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसका है, तो बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ है। याद होगा यानी जल्दी बोलो। हाँ भैया याद हो जाएगा, होना भी चाहिए। और इसमें अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की बात की गई है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में भी 16 राज्यों की बात की गई है जो सबसे शक्तिशाली राज्य थे। तो यहाँ से ही हमें महाजनपद काल का पता चलता है। आगे बढ़ेंगे। क्या बाबू? हेलो, अंग्योत्तर निकाय, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो अंग्योत्तर निकाय है, वो अंग्योत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। आमतौर पर पूछी जाती है कि अंग्योत्तर निकाय, मैंने अभी बताया किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। यह एक बौद्ध ग्रंथ है, जबकि भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। याद रहेगा यानी फटाफट जवाब दो। हाँ याद रहेगा, होना भी चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों में ही 16 महाजनपदों और 16 राज्यों की बात की गई है जो सबसे शक्तिशाली राज्य थे। इसके अलावा भगवती सूत्र में और अंग्योत्तर निकाय की सूची में बहुत लेवल तक अंतर है। अंतर मतलब यहाँ पर 16 महाजनपदों की अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अंग्योत्तर निकाय की सूची, तो उसमें थोड़ा बदलाव है। इसके अलावा अगर हम यही 16 राज्यों की सूची जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में देखेंगे तो उसमें कुछ बदलाव है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में यही लिखा है कि भगवती सूत्र की जो सूची है और अंग्योत्तर निकाय की जो सूची है, उन दोनों में कुछ थोड़ा अंतर आते हैं, बाकी सब राज्य सेम ही है। क्लियर?
हाँ भैया क्लियर। अब यहाँ पर देखना अगला पॉइंट, अंग्योत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, तो उसमें दो तरीके के वो बताए गए हैं। याद रख लेना कि वहां पर जो राज्य थे, जो छोटे छोटे कबीले थे, यहाँ पर दो राज्यों में बटे थे। पहला राजतंत्रात्मक प्रणाली, दूसरा गणतंत्रात्मक प्रणाली। राजतंत्रात्मक में शासन कौन करता था? तो राजा करता था। इसके अलावा गणतंत्रात्मक में शासन कौन करता था? तो यहाँ पर छोटे छोटे कबीले रहा करते थे, जो सभी कबीलों के अपने मुखिया रहा करते थे। आमतौर पर शासन यहाँ पर जनता करती थी, समझे? तो यहाँ पर लिखा है कि राजतंत्रात्मक, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र में क्या होता था? ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर के गण यानी कि जनता द्वारा या संघ द्वारा किया जाता था। और ऐसे राज्य अगर आप देखोगे तो वज्जी और मल्ल हैं। केवल वज्जी और मल्ल ही नहीं, पूरे 10 लिस्ट है। आप देखोगे अभी अंग्योत्तर निकाय में आपको डिटेल में बताऊंगा, उसमें आपको पूरे 10 गणतांत्रिक राज्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, बोलो। हाँ भैया ठीक। अभी उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर देखे जरा, तो महाजनपद राजाओं के द्वारा यहाँ पर शासित थे। मैंने बताया जितने भी महाजनपद थे, मतलब जो शक्तिशाली राज्य थे, वह एक राजतंत्रात्मक प्रणाली द्वारा चलाए जाते थे। बाकी जो छोटे छोटे वो थे, वो गणतंत्रात्मक प्रणाली द्वारा चलाते थे। मतलब 16 महाजनपदों पर 16 राजाओं का कब्जा था। इसके अलावा परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। मैंने बताया कि महाजनपदों में राजतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी, बाकी जो छोटे कबीले थे उनमें गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी। तो यहाँ वही है कि महाजनपद राजाओं द्वारा चलाए जाते थे, लेकिन क्या था, कुछ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। इन महाजनपदों को गणसंघ या फिर गणतंत्रात्मक प्रणाली वाले राज्य कहा जाता है। और इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे। मैंने बताया छोटे छोटे कबीले होते थे, हर कबीले का अपना मुखिया होता था। हाँ या ना, बोलो। तो तो यहाँ पर उन सभी मुखियों को राजा कहा जाता था, लेकिन आमतौर पर जो शासन चलाती थी वो जनता के हाथ में होता था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे। विंध्य के उत्तर मतलब वही उत्तर प्रदेश वाला इलाका, विंध्य वाला क्षेत्र में अगर आप देखो, समझे? तो यहाँ पर अधिकतर राज्य यहाँ पर विंध्य के उत्तर में थे। और यहाँ पर क्या बोला है, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में बिहार में पूरे फैले हुए थे। मैंने बताया कि आप जितने ही जहां तक ज्यादा से ज्यादा महाजनपद कहां पर फैले हुए थे, तो या तो ये बिहार वाले इलाके में फैले हुए थे, या तो ये उत्तर प्रदेश वाले इलाके में फैले हुए थे। उदाहरण के लिए मगध, कोसल, वत्स, अवंती। यहाँ पर अवंती मैंने 2 अवंती बताई थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की क्या बताओ, माहिष्मती। बाहुबली से भी याद रखोगे तब चलेगा, समझे? तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर है कि ये ऐसे वो थे जो बहुत ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरे, समझे? तो पहले पर मगध के बाद कौशल, वत्स, अवंती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, ये सब सबसे शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में गिने जाते थे। क्लियर, बोलो। क्लियर। चलो अब यहाँ पर जरा कुछ महाजनपद है, कौन कहां पर है, आज के टाइम पर कहां पर है, वही सारी चीजें फटाफट देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले बात आती है अंग के बारे में। मैंने बताया था कि इसकी राजधानी चंपा थी, समझे? तो यहाँ पर अंग जनपद कहां पर है, तो बिहार का आधुनिक मुंगेर। मैंने बताया था कि आज के टाइम पर मुंगेर नामक स्थान है, वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। तो अंग जनपद कहां था, तो बिहार के आज के मुंगेर और भागलपुर जिला इसमें आता है। इसकी राजधानी चंपा थी। आगे दूसरे पॉइंट पर मगध के बारे में देखें तो मगध राजधानी कौन सी थी, राजगृह। दक्षिणी बिहार में आता था हमारा मगध। तो यहां पर मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिला है, बोध गया, समझे? जहां से किनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी। कौन सा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष, बोध गया, समझे? कोई तो बोला ताड़ का वृक्ष। खुशी यस सर। तुम्ही ने बोला क्या कि ताड़ का वृक्ष था? नहीं सर, ताड़ का नहीं बोला, साल का फिर वो भी कर। अच्छा, साल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या तुम लोग कितनी लापरवाही करोगे? वो वर्धमान महावीर थे, हाँ या ना? हाँ। इतनी लापरवाही बर्दाश्त कर लूं मैं? नहीं कर पाऊंगा। सॉरी सर।
लेकिन फिर भी कर रहा हूं, अब सॉरी बोल दियो तो मैं कर रहा हूं बर्दाश्त। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अंग की राजधानी चंपा थी। इसके बाद देखेंगे तो मगध जनपद में यहां पर जो आधुनिक पटना में, पटना मतलब दक्षिणी बिहार वाले की मैं बात कर रहा हूं, पाटलिपुत्र, समझे। यहाँ पर जो गया जिला है और शाहाबाद का यहाँ पर कुछ भाग इसमें सम्मिलित है, जिसको मिलाकर उस समय पर मगध था एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद, समझे। तो मगध का उल्लेख आप सबसे पहले देखोगे तो आपको अथर्ववेद में ही मैंने बताया था मगध के बारे में, याद है कि नहीं। अथर्ववेद में जब पढ़ा रहा था तो एक बार मैप दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो बिहार के बगल में है अपना मगध, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, लेकिन अब ध्यान रखना कि ऋग्वेद में कहीं मगध नाम का वर्ड तो नहीं आता, लेकिन दो जातियों के नाम आते हैं, एक है कीकट और दूसरी तीसरे यहां पर देखेंगे कि एक थी यहां पर कीकट जाति और इसके बाद इसके शासक थे प्रमगंध, इनका उल्लेख मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो कीकट के नामक जाति थी जिसके शासक प्रमगंध थे, वो कहां से थे, तो वो मगध से ही थे। मगध लिखा नहीं गया है, लेकिन उस जगह की बात की गई है कि जो कीकट थे वो कहां के थे, वो प्रमद। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको इतना भी याद कर लिए कि मगध क्या है भाई। मगध की राजधानी अगर राजगृह में है तो आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान कर दोगे। ये सब बस आपके थोड़ा नॉलेज के लिए बताया गया है, इसमें भी बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया गया। आपको बस इतना याद करना, थोड़ा ये देख लो कि मगध का उल्लेख सबसे पहले कहां मिला है, तो अथर्ववेद में मिलता है। इतना याद रहेगा। हाँ भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो गंगा के यहां पर क्या बोला है कि गंगा के उत्तर में वर्तमान में क्या है, तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य, वज्ज के वैशाली, और वैशाली में ध्यान से सुनना, वज्ज के मैंने बताया था कि गणराज्य क्या होते थे, गणराज्यों में कई कबीले होते थे। अगर मैं अब जैसे वज्ज थे तो वज्जों में बहुत सारे वो थे, कबीले थे, उसमें से एक कबीला था वैशाली। तो वज्ज के वैशाली हुआ करते थे, और वैशालियों में जो लिच्छवी हुआ करते थे, लिच्छवी जाति के, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि गंगा के उत्तर में वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल जो है, उसमें वज्जियों के 8 राज्य हुआ करते थे। मैंने बताया वज्ज जो था वह एक गण राज्य था, याद रख लेना। वज्ज जो था वो एक गण राज्य था, न कि यहां पर गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी, न कि राजतंत्रात्मक। तो वज्ज जो था उसमें गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी। तो यहां पर 8 राज्य थे, उनमें से जो क्या मैंने बताया, वैशाली के जो लिच्छवी रहा करते थे, देख रहे हो इनकी राजधानी वैशाली थी, तो जो वैशाली के लिच्छवी रहा करते थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे, समझे। इसके अलावा इनकी पहचान आज के रूप में देखोगे तो वैशाली नामक एक जिला है जिसमें क्या है, बसाड़ नामक गांव से की जाती है। आज भी वैशाली लोग, आज भी लिच्छवी लोग जो है ना यहां पर रहते हैं, समझे, बसाड़ नामक गांव में रहते हैं। तो जाके मिलना उलना होगा, हाथ होथ मिलाना होगा, फोटो वोटो खींचना आना होगा तो खिंचवा लेना, ठीक है, क्लियर। हाँ सर, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जाके थोड़ा दर्शन वर्शन कर लेना, मिल उल लेना। इसके बाद इसके पश्चिम में था काशी, याद रखना काशी, क्या बात है। एक काशी पता है ना, काशी में मरने वाला क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझे। तो यहाँ पर बनारस में पता है कि नहीं, आज भी बहुत सारी लाशें रहती हैं जो बनारस जाती हैं, समझे। तो यहाँ पर काशी एक जनपद था, महाजनपद था, और उसकी राजधानी तो दुनिया जानती है वाराणसी थी, समझे, बनारस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कौशल मैंने आपको बताया था कि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो कौशल की शक्ति के सामने इसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बाद में काशी को ना मान के कौशल को माना जाने लगा। मैंने बताया अभी थोड़ा बस 2 ही मिनट हो रहा है कि आप देखो मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ये सब शक्तिशाली राज्य थे। अन्य जो वो रहा करते थे महाजनपद, उनको ये लोग एकदम मस्त, एकदम शांत से बैठा के रखते थे कि हल्ला मत करना, बस समझे। टीचर लोग जैसे आपको बैठाती रहे कि चुपचाप शांति से बैठे रहो, बस वही हाल यहाँ पर था। बाकी सब महाजनपद क्या थे, इनकी सब शक्तियाँ थोड़ा कमजोर थी, लेकिन जो ये सबसे महाजनपद थे, मगध हो गया, वत्स हो गया, इसके अलावा कौशल हो गया, ये सब बहुत शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में उभरे हुए थे। तो यहाँ पर कौशल क्या किया था, शुरू में तो काशी शक्तिशाली राज्य था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कौशल ने भैया उसको हरा दिया, काम खत्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कौशल के बारे में जान लेते हैं। तो कौशल कहाँ पर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके आज भी देख लेना। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान आज के समय पर जाओगे उत्तर प्रदेश का गोंडा कौन नहीं जानता, हाँ या ना।
हाँ सर जानते हैं। समझे, गोंडा में मेरे मामा है जो इस समय क्या कहते हैं कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लेवल पर मतलब पोस्टिंग पर कार्यरत हैं। समझे, तो यहाँ पर क्या है कि उन्हीं के यहाँ पर गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर है, जो यहाँ पर एक स्थान है जिसे क्या बोला जाता है, सहेत महेत। तो यहाँ पर सहेत महेत नाम जो स्थान है, यहाँ पर उसी को आज के समय का कौशल कहा जाता है। समझे मेरी बात, बोलो क्लियर। हाँ, इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा भारत का महत्वपूर्ण नगर अयोध्या जिसे कहा जाता है, वह भी कौशल के ही अंतर्गत आता था। आगे मैंने बताया था कि श्रावस्ती थी जिसे आज के समय पर अयोध्या नाम से जाना जाता है। बताया था या नहीं बताया था अभी अभी थोड़ा देर पहले? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर अयोध्या नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया था कि अयोध्या जैसे ही नाम आया तो भैया फिर राम कथा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर राम को ना जोड़ा जाए अयोध्या से तो भैया फिर मतलब भारत में रहने लायक नहीं हो तुम। हाँ या ना? हाँ समझे, तो यहाँ पर भाई यही है कि एक महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत आता है, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर कौशल के बारे में अगर और कुछ देखेंगे तो कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। इसके अलावा शाक्य गणराज्य के बारे में देखो, यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पर कौशल में शाक्य नामक कपिल वस्तु एक गणराज्य था। गौतम बुद्ध यहीं से थे, इनका जन्म कपिल वस्तु से ही हुआ था, याद रखना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि शाक्य क्या थे, गणराज्य थे जो कौशल में ही थे, लेकिन ये स्वतंत्र थे। गणराज्य गणतंत्रात्मक शासन यहाँ चलता था। तो इसकी राजधानी थी कपिल वस्तु, यहीं से थे हमारे गौतम बुद्ध। तो इसके अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक रूप से देखा जाए तो बस्ती जिले का पिपरहवा नामक स्थान से की जाती है। तो कौशल की पहली राजधानी तो भाई श्रावस्ती थी। दूसरा एक कौशल में ही गणराज्य था जिसका नाम था शाक्य, जिसको क्या उसकी राजधानी क्या थी, उसकी भी राजधानी कपिल वस्तु थी। याद रहेगा? हाँ सर याद है। ठीक है, तो कौशल के बारे में आपको कुछ नहीं, बस इतना याद रख लेना है कि कौशल के जो शाक्य थे वो गणराज्य थे। कौशल दोनों तरह, कौशल में कुछ शासन कैसे चलते थे, गणतंत्रात्मक, कुछ शासन कैसे चलते थे, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक शासन पर राजा का हक होता था, गणतंत्रात्मक शासन पर जनता का हक होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक नहीं, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन है, जनता का शासन कहा जाता है। समझे, हम हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को शासन व्यवस्था चलाने के लिए भेजा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो कहाँ जन्म हुआ था, तो मैंने बताया था कि जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का, कपिल वस्तु में। मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनारा में हुई थी। याद है कि नहीं, देवरिया जिला। हाँ सर। ठीक है, तो कौशल के पड़ोस में ही मल्लों का एक गणराज्य था, मल्ल गणराज्य। समझे, तो मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। समझे, यही हुई थी बुद्ध की मृत्यु। और कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कमिया नामक यहाँ पर स्थान से की जाती है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, फटाफट बोलो बोलो। हाँ सर याद होना ही चाहिए। समझे, तो यहाँ पर कमिया नामक, सॉरी यहाँ पर कमिया ना लिख करके कसिया रहेगा, कसिया रहेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हुई है। कसिया नामक स्थान से की जाती है। समझे, तो कुशीनारा का देवरिया जिला में आज कसिया नामक, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ जब एक बच्ची ने बोला था कि भैया देवरिया मेरा जिला है। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पर कौशल के बगल में ही मल्ल, वहाँ पर मल्ल गणराज्य था, उसी में एक मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। जब यहाँ पर बुद्ध के जन्म से जुड़ी बातें करें तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, कौशल के कपिल वस्तु में। मृत्यु हुई थी मल्लों के कुशीनारा। समझे, इन्होंने भी, मालूम है कि नहीं, 8 हिस्सा जब बटा था बुद्ध का तो एक हिस्सा मल्ल भी लिए थे। समझे, नहीं तो जाने नहीं देंगे यहाँ से, एक को किसी को नहीं देंगे, यहीं पर है, यहीं पर ले लेंगे हम लोग। समझे, तो एक नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं जरा, अवंती। तो अवंती में मैंने 2 राजधानियां बताई थी कि उत्तरी अवंती की उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती थी। समझे, बाहुबली में माहिष्मती की बात करते हैं, पता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर अवंती राज्य जो था वो मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के, क्या बोला गया है, सीमावर्ती नगरों में फैला हुआ था। इस राज्य के 2 भाग थे, पहला उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। याद रहेगा? हाँ सर। आगे पश्चिम की ओर यमुना के तट पर बसा हुआ था हमारा वत्स नामक महाजनपद। तो वत्स के बारे में देखा जाए तो इसकी राजधानी इलाहाबाद के कौशाम्बी में थी। तो मैंने आपको 16 के 16 महाजनपद बहुत डिटेल बता दिए, कुछ को जो प्रमुख महाजनपद थे उनके बारे में भी बता दिया। तो क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, पहले बताओ जल्दी से।
हाँ सर भैया की सर। ठीक है, अब जरा आगे देख लेते हैं फटाफट फटाफट। तो बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य, अब तक हमने राजतंत्रात्मक प्रणाली वाले राज्य देखे, अब थोड़ा कौन से देखेंगे, गणतंत्रात्मक प्रणाली वाले। तो आप देखोगे तो जैसे 16 महाजनपदों की बात की गई थी, किसमें मैंने बताया था, बोलो किसमें, तो बौद्ध ग्रंथ अभी अभी क्या बताया था, अंग्योत्तर निकाय में, उसी में से 10 गणराज्यों की भी बात की गई है। फटाफट देखते हैं कि 10 गणराज्य कौन कौन से थे एक बार। तो सबसे पहले कपिल वस्तु के शाक्य, यहीं से थे हमारे गौतम बुद्ध। इसके बाद सुमसुमार पर्वत के मग्ग, ये भी गणराज्य शासन चल रहा था। इसके अलावा केशयुक्त के कलाम में आपको बता दूं, अलार कलाम कहते हैं सबसे पहले ध्यान गुरु अगर बुद्ध के देखा जाए तो कौन थे, याद करो, अलार कलाम ही थे ना। हाँ सर। तो केशयुक्त के कलाम जो थे यहां पर थे, अलार कलाम यहीं से थे, केशयुक्त के कलाम से। आगे बढ़ेंगे तो अलकप्प के बुली थे, अलकप्प नामक एक गणराज्य था, वहां के बुली थे। इसके अलावा रामग्राम के कोलिये, समझे। आगे बढ़ेंगे तो रामग्राम के कोलिये के बाद पावा के मल्ल, पावा नहीं पावापुरी रहेगा, लेकिन पावा भी सही लिखा गया है, तो पावापुरी के मल्ल थे। इसके अलावा दूसरे यहाँ पर पहले तो पावापुरी के मल्ल थे, दूसरा कुशीनारा के मल्ल थे, और कुशीनारा में ही किनकी मृत्यु हुई थी, बोलो जल्दी से, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा मिथिला के विदेह थे, मिथिला के विदेह, समझे। आगे बढ़ेंगे तो वैशाली के लिच्छवी मैंने बताया था बहुत ही शक्तिशाली होते थे, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पिपली वन के मौर्य थे, समझे। तो पिपली वन के मौर्य, तो आपको मैंने 10 गणराज्य और उनके जो सबसे शक्तिशाली गणराज्य थे उनके बारे में बता दिया। चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं हर एक पॉइंट। देखो सबसे पहले कपिल वस्तु की बात करते हैं। तो यह गणराज्य नेपाल की तराई में था, मैंने बताया था यहीं पर क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल की तराई में। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में आज के टाइम पर तिलौरा कोट में की जाती है। तिलौरा कोट में अगर जाओगे तो वहां पर वही है जिसे क्या बोला जाता है, कपिल वस्तु पहले बोला जाता था। कुछ विद्वानों ने इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध का पहला नाम क्या था, बोलो जल्दी से, सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ। हाँ, तो इसीलिए इसे सिद्धार्थ नगर कहा जाता है। इसके अलावा बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से करते हैं, बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। या क्लियर हुआ पहला पॉइंट। हाँ भैया। यही पे मैंने बताया था ना कि इनके जो पापा थे, मतलब पिताजी जो थे, वो यहीं के क्या थे, यहीं के हेड मुखिया थे, शाक्यों के प्रधान थे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट सुमसुमार पर्वत के मग्ग, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता, बस इतना जान लो कि मिर्जापुर जिले में स्थित जो वर्तमान में आज के टाइम पे चुनार नामक है, चुनार नामक एक तुम देखोगे गांव है, तो वहां से ये सुमसुमार पर्वत के मग्ग वहीं के हैं। तो सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान में चुनार से किया जाता है, और यहां वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। क्लियर रहेगा, बोलो। हाँ भैया क्लियर रहेगा कि वत्स नामक, यहाँ पर ध्यान से सुनो, जो वत्स नामक वो था, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो वत्स नामक मैंने आपको बताया था कि वत्स एक महाजनपद था, तो उस महाजनपद के एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा उदयन थे। आपको मैंने बताया था कि 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद जो थे वो क्या थे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पहले तो मगध के बाद एक किसको बताया था, एक यहाँ पर कौशल के बाद उसमें एक वत्स भी बताया था। तो यहाँ पर वत्स के जो राजा थे उनका एक पुत्र था उदयन, तो उदयन को यहाँ पर उदयन जो था वो यहीं का वो था, समझे, मुखिया था। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे तो केशयुक्त के कलाम, तो ये कलाम के बारे में तो सब जानते हैं, अलार कलाम यहीं से थे। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था, और यह गणराज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर क्या बोला है, पालिया नामक स्थल तक विस्तृत था। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि जो अलार कलाम थे वो कहां से संबंधित थे, तो केशयुक्त नामक गणराज्य से जुड़ाव रखते थे। केशयुक्त गणराज्य के जो कलाम थे उसी में हमारे अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य से थे। ये क्या थे, ये किसके ध्यान गुरु थे, तो ये हमारे बौद्ध के ध्यान गुरु थे, याद है नहीं, गौतम बुद्ध के। ठीक है, इसके बाद अलकप्प के बुली, तो अलकप्प के बुली के बारे में बोला जाए, यह गणराज्य आधुनिक बिहार के, आप बड़े आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी, आप एक बार दो बार बस ऐसे रट लेना, पढ़ लेना, याद हो जाती है बड़े आसानी से। मैं तब याद किया था, आज तक नहीं भूला हूं। अलकप्प जैसे ही किसी ने बोला तो अलकप्प के बुली फटाक से मेरे मुंह पर आ जाता है कि अलकप्प बुली, समझे। आप जब पढ़ोगे तो बड़े आसानी से आ जाएंगे। तो यह गणराज्य आधुनिक बिहार में शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर, पता है ना मुजफ्फरपुर, बोलो। जी भैया।
बहुत ही मतलब बहुत ही बोला जाए तो एकदम दंगे वाला एरिया है, मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, एक नंबर का दंगे वाला एरिया, जितने भी बहुत ही मतलब क्या बताऊँ अब कैसे कैसे कर्म कांड होते हैं वहाँ पर। हाँ पता है ना, मुजफ्फरपुर, हाँ मेरठ, मुजफ्फरपुर, हाँ भैया। ये सब एकदम टॉप लेवल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश यूं ही नहीं बदनाम है, बड़े बड़ों के नाम है ना। हाँ सर ये बात ठीक है, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित है। इसकी राजधानी यहाँ पर बेट द्वीप यानी बेतिया से की जाती थी, समझे। तो यहाँ पर बेतिया नामक गांव जो था उसी से यहाँ पर अलकप के बुली वहीं से संबंधित है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, रामग्राम के कोलिये। तो यह शाक्य गणराज्य, यहाँ पर रामग्राम जो था वो भी शाक्य गणराज्य ही था। तो यहाँ पर शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान के गोरखपुर जिला, पता है कि नहीं, गोरखपुर जिला, हाँ गोरखपुर, आजमगढ़, ये सारी चीजें तो गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की जाती है, समझे। रामग्राम के कोलिये, तो रामग्राम तो यहाँ पर रामगढ़, आप समझ जाओगे, समझे। पावापुरी के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, तो जरा फटाफट देखते हैं पावापुरी। तो पावापुरी में क्या बोला गया है कि पावा, यहाँ पर आनंद और अनिरुद्ध, कुछ याद आया? अनिरुद्ध मैंने बताया था, अनिरुद्ध कौन थे बताओ जल्दी से। अरे बताया था, उदयन के पुत्र, यहाँ पर उदयन को 3 वो पुत्र हुए थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। बोलो कुछ याद आया? और यहाँ पर तो अनिरुद्ध किसके, उदयन के पुत्र थे, जबकि आनंद क्या थे, आनंद गौतम बुद्ध के शिष्य थे, समझे। तो इन दोनों का यहाँ पर नामक 2 जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनका जन्म यहाँ पावापुरी में ही हुआ था। तो पावापुरी आधुनिक रूप से देवरिया जिले में स्थित पडरौना, यहाँ पर पडरौना नामक स्थल का था। इसके अलावा पावापुरी के मल्ल ने एक नया संसद भवन बनाया था और उस संसद भवन को कहा जाता था उद्भटक कहा जाता था। बुद्ध ने अपने यहाँ पर क्या बोला है, इस भवन का उद्घाटन किया था। फीता किसने काटा था, तो गौतम बुद्ध ने काटा था। उस समय पर गौतम बुद्ध फीता भी काटने का काम करते थे, समझे। उद्घाटन में जाया करते थे, समझे। हाँ सर तब भी पीता करता। अब क्या बताएं बाबू, समझे। आज के टाइम पे तुम देखते हो कि नेताओं को फीता काटने से टाइम नहीं मिल रहा है, हाँ या ना? हाँ सर ये बात। हाँ भैया। कितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, आते हैं मतलब ऐसे कि भैया जल्दी जल्दी हमें हमारी विदाई करो, और 10-12 फीता बंधे हुए हैं, उनको भी काटना है, हाँ या ना। हाँ सर ठीक है, तो यहाँ पर कुशी, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो पावापुरी के मल्ल के बाद दूसरे मल्ल थे कुशीनारा के मल्ल। तो कुशीनारा के मल्ल जो है यहाँ पर देखेंगे तो कुशीनारा, भैया कुशीनारा वही इलाका था जहाँ पर किनकी मृत्यु हो गई थी, हमारे इनकी क्या नाम है, वो गौतम बुद्ध की। तो यहाँ पर देवरिया नामक जिले में स्थित जो कसिया नामक गांव है वहां से कुशीनारा संबंधित है। आगे देखेंगे तो मिथिला के विदेह है। अब मिथिला के विदेह देखो, मिथिला नरेश भी थे। तो यहाँ पर बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले, दरभंगा एक्सप्रेस चलती है, मालूम है कि नहीं, पवन एक्सप्रेस दरभंगा जिले की, मालूम है कि नहीं? सर पवन एक्सप्रेस जानते हैं लेकिन हाँ, तो पवन एक्सप्रेस को दरभंगा बोला जाता है, समझे। तो यहाँ बिहार के भागलपुर और दरभंगा जिले के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे, समझे। तो यहाँ पर जनक नामक जो राजा थे वो यहाँ के शासक थे। इसके अलावा राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध थी, याद रहेगा जनकपुर, समझे। तो यहाँ इनका मतलब जनक का शासन यहाँ पर भी चलता था। क्लियर है? मालूम है कि नहीं जनक कौन थे? हाँ सर। कौन? हाँ सीता के पापा। सीता के पापा, वाह क्या मतलब एकदम प्योर लैंग्वेज तुम लोग यूज कर देते हो बे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जनक जो जनकपुर यहाँ पर नेपाल में ही था, बगल में अयोध्या है जिसके लिए इतना मार दंगा हो गया, समझे। कुछ लोग बोलते थे यहाँ पर देखोगे नेपाल वाले, तुम्हें पता है कि नहीं, ये दावा कर रहे थे कि भैया जब जनकपुर नेपाल में है तो अयोध्या भी नेपाल ही में था। तो लोग बोले खनो खोदो, बताओ, तो बोले ठीक है खन खोद रहे हैं, लेकिन तब तक वहाँ मंदिर वंदिर मत बनवाना ना। पता है कि नहीं, बीच में जो वहाँ के क्या कहते ये थे, नेपाल के जो शासक थे, उन्होंने दावा किया था कि अयोध्या जो था वो नेपाल में था। बोलो। हाँ भैया। ठीक है, उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब बहस हो गई थी, तो अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो भी रहे तुम्हें बता दूं कि जहाँ अयोध्या बना है वहाँ पर राम का कोई प्रमाण नहीं मिला था। दिक्कत क्या हो गई थी पता है? हाँ,
ये लोग मतलब दरअसल हुआ क्या कि जब अदालत में केस चल रहा था, अदालत में जब केस चल रहा था तो बात ये हुई कि चलो ठीक है, यहाँ अगर राम जी थे तो राम जी के चूड़ी कंगन तो मिलने ही चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो बोले कि चलो ठीक है, यहाँ खुदाई करवाते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। अब खुदाई हुई, वहाँ एक बौद्ध धर्म की मूर्ति मिल गई, बुद्ध की मूर्ति मिल गई। अब बौद्ध धर्म वाले आकर लड़ने लगे कि भैया यहाँ पर बौद्ध मठ था और यहाँ पर केवल गौतम बुद्ध की प्रतिमा ही बनेगी, समझे। उसके लिए अलग मार चालू हो गया, समझे मेरी बात। हाँ सर। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मिथिला के विदेह जो थे ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद वैशाली के लिच्छवी तो बहुत शक्तिशाली थे, और यही नहीं, वर्धमान महावीर की जो माता थी त्रिशिला, यहाँ पर एक वैशाली के जो लिच्छवी थे उन्हीं के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था चेटक। तो वही चेटक की बहन ही तो थी, पता है कि नहीं, महावीर की माता जो थी। हाँ, मैंने कल बताया था डिटेल में परसों। तो यहाँ महावीर की जो माता थी त्रिशिला, वो इन्हीं चेटक की बहन थी। वैशाली के जो लिच्छवी थे, मैंने बताया कि यह बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ के राजा को चेटक कहा जाता था, चेटक थे। और यही नहीं, चेटक की जो बहन थी, चेटक की जो बहन थी वही किसकी, महावीर, वर्धमान महावीर की क्या थी, माता थी। और यही नहीं, चेटक ने अपनी पुत्री चेलन्ना को क्या बोला गया था, विवाह करके मगध नरेश बिंबसार, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, बिंबसार को मार के उनका पुत्र अजात शत्रु क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। तो बताया था कि नहीं, उनकी माता चेलन्ना, कुछ याद आया? हाँ भैया। भूल गए हो, सब भूल गए हो। देखो यहाँ पर बताया था कि हर्यक वंश के जो शासक थे, कौन, बिंबसार। तो बिंबसार के बाद देख रहे हो किसका, बिंबसार के साथ चेलन्ना का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो चेलन्ना, यहाँ पर बिंबसार और चेलन्ना को जो पुत्र हुआ था वो था अजात शत्रु, बड़ा ही नालायक पुत्र था, पिता को ही मार के बैठ गया, समझे। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर माता जो थी उनकी चेलन्ना, आपको दिख रहा है कि नहीं, तो वैशाली के लिच्छवी की ही वो थी। क्लियर? हाँ क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह बुद्ध काल, यहाँ पर बोला है बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ के राजा चेटक थे, महावीर की माता त्रिशिला जो थी वो चेटक की बहन थी, और चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया, यहाँ पर चेलन्ना का विवाह करवाया था मगध नरेश, क्योंकि मगध में उस समय हर्यक वंश का शासन चलता था, तो इसलिए मगध नरेश बड़े ही प्यार से बोला गया है, समझे। तो बिंबसार के साथ उन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। लास्ट पॉइंट है पिपलीवन के मौर्य। तो पिपलीवन के मौर्य में, पिपलीवन का क्षेत्र गोरखपुर जिले में कुसमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। राजधानी यहाँ पर गांव का ही नाम है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार से क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे, मौर्य नामक परिवार से, और इसी मौर्य से ही बना है मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य नामक परिवार से उत्पन्न हुए थे, और आगे मौर्य को ही मौर्य कहा जाता है, याद रहेगा। हाँ सर याद है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर मौर्य शब्द, यहाँ पर मौर्य नामक पिपलीवन से वो हुए थे। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग ने क्या देखा, आज हम लोग ने 16, देखो कल का लेक्चर हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा। तो आज हम लोग ने क्या देखा, आज का जो भी चीजें देखे वो आपको समझ में आएगी नहीं। 16 महाजनपद, 10 गणराज्य, ये सारी चीजें, अंग्योत्तर निकाय, इसके अलावा जो क्या कहते हैं जैन, ठीक है। तो आप जो भी मैंने चीजें बताई, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से शासक आए, किस हिसाब से शासन वंश, 3 वंशों के बारे में देखे, कुछ समझ में आया है या नहीं, बोलो जल्दी जल्दी। कल इन शासन के बारे में और डिटेल में देखेंगे, बोलो जल्दी से। हाँ सर आया है। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना रहने देते हैं, और कल सवेरे के 7 बजे के लेक्चर के लिए आप सब तैयार रहना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एब्सेंट नहीं रहोगे, हाँ या ना? हाँ सर एब्सेंट नहीं रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके।